एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और क्या होना चाहिए? खुश, हैप्पी होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं। और पार्लियामेंट में आज हमारा टॉपिक कौन सा है? संसद के सत्र और बैठकें। संसद सदनों के दो सदन है ना, संसद के, राज्यसभा और लोकसभा। तो वही बात है कि संसद सदनों की बैठकें और सत्र के बारे में हम बात करेंगे। क्लियर? आज हम बात करेंगे कि आप देखते हैं हर 5 साल में लोकसभा का गठन होता है, नई लोकसभा बन के आती है। उस समय अध्यक्ष तो होता नहीं कोई भी, तब उनको शपथ कौन दिलाता है? इस कार्य के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? कौन नियुक्त करता है? अगर किसी को नियुक्त किया जाता है तो उसको कौन नियुक्त करता है? नियुक्त किया जाता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, जिसको प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं। और प्रोटेम वर्ड किससे मिलकर बना है? प्रो टेम्पोर। किससे? प्रो टेम्पोर, जिसका अर्थ होता है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। और ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्लियर रखिएगा इस बात को। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। क्लियर? ये बात क्लियर रखिएगा। क्यों किया जाता है नियुक्त? क्योंकि आपको पता है उस समय अध्यक्ष का पद तो होता नहीं, सभी नए लोग, नई नवेली लोकसभा चुनी जाती है, तो उस समय अध्यक्ष नहीं होते। तो इस कारण से प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है कुछ समय के लिए, जिसका कार्य होता है जो नए सांसद आए हैं, नई लोकसभा का जो गठन हुआ है, उनके सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करती है। ये कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर अर्थात अस्थायी अध्यक्ष शपथ दिलाते हैं। साथ ही साथ उन्हीं बैठक में जो अध्यक्ष है उसका चुनाव भी कर लिया जाता है। ठीक है? और नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? अस्थायी अध्यक्ष की, प्रोटेम स्पीकर की, राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। और ये होते कौन है? ज़्यादातर ये वरिष्ठतम अनुभव के आधार पर, जिसको जितना ज़्यादा अनुभव होगा, उस समय जितने भी सांसद हैं उनमें जो सबसे ज़्यादा अनुभवी होगा, सबसे ज़्यादा वरिष्ठ होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि वरिष्ठता का आधार जो यहाँ देखा जाता है वो एज वाइज नहीं देखा जाता, वो एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा जाता है। तो जिसको जितना ज़्यादा अनुभव होगा वो देखा जाता है कि किसको अनुभव है। तो सामान्य तौर पर वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर ही प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। क्लियर रखिएगा। तो यही बात यहाँ का क्या कही गई है कि चुनाव के बाद लोकसभा को प्रथम बार बैठक के लिए आमंत्रित किया जाता है। तब राष्ट्रपति जी लोकसभा के ही किसी 10 सदस्यों को, और जो ये प्रोटेम स्पीकर मैंने अभी बताया ना, जो प्रोटेम, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि कुछ सांसद ऐसे भी होंगे जो पहले भी जीत चुके हैं, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्रेशर होंगे। आप देखते हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होती है, या स्कूल में जाते हैं। एक बच्चा जो है जिसने इसी साल एडमिशन लिया है, और एक बच्चा है वो 2-3 सालों से स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसको ज़्यादा पता होगा ना कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ है, किस सब्जेक्ट के कौन से टीचर हैं, किस तरीके से कार्य होता है, पता होगा ना। तो यही बात कही गई है यहाँ पर कि तब राष्ट्रपति जी लोकसभा के ही किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले भी सांसद चुन के आ चुके हैं, पहले भी सांसद रह चुके हैं, दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया तो वो दोबारा जीत गए, चुनाव में विजेता बन गए दोबारा। अब आप एक बार जीते हैं, आप दोबारा चुनाव लड़ें, दोबारा जीत जाएंगे तो अनुभव होगा ना। तो ये अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर, सभी नए नहीं होते और सभी पुराने भी नहीं होते, कुछ नए भी चुन के आते हैं। तो ये कहा गया है कि राष्ट्रपति जी लोकसभा के ही किसी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त करते हैं। तो क्लियर है, नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। सामान्य तौर पर इस कार्य के लिए वरिष्ठतम सदस्य को ही चुना जाता है। आपसे कथन कारण का क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है, बहुत बेहतरीन। कौन नियुक्त करता है? क्या आधार क्या है प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करने का? तो आधार क्या है? वरिष्ठता। और वो होता कहाँ से है? लोकसभा के सदस्य होता है या राज्यसभा का? तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। यह प्रोटेम स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है।
जिससे नई गठित लोकसभा के सदस्य शपथ ले सकें तथा लोकसभा के लिए अध्यक्ष चुन सकें। यही बात मैंने कही कि लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है जो अन्य सदस्य हैं, साथ ही साथ लोकसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है उस बैठक में। अब बात यहाँ ये उठती है कि ठीक है, सभी बाकी जितने भी सांसद हैं उनको शपथ तो प्रोटेम स्पीकर ने दिला दी। अब प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति जी के द्वारा। याद रखिएगा बात, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। प्रोटेम स्पीकर को किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है? राष्ट्रपति जी के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। क्लियर रखिएगा ये बात। और एक और क्वेश्चन उठ सकता है, एक क्वेश्चन ये उठ सकता है कि क्या लोकसभा के अध्यक्ष को भी प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है? तो बिल्कुल दिलाई जाती है, क्योंकि जब ये शपथ ग्रहण समारोह होता है उस समय तक कोई भी अध्यक्ष नहीं चुना होता। पहले शपथ ग्रहण समारोह होता है, उसके बाद अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है उसी बैठक में। क्लियर? तो क्या कहा गया है? बिल्कुल, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, जो अध्यक्ष बनेंगे, जो अध्यक्ष चुने जाएंगे, उस समय तो पता ही नहीं होगा, किस पता नहीं, हाँ ठीक है, माइंड में सबके क्लियर होता है भाई इसको बनाएंगे, परंतु आपको पता है ना सरकारी काम ऑफिशियल होते हैं, बताया जाता है, उनकी सूचना दी जाती है। जब ऑफिशियली कह दें कोई बात तब मानी जाती है। तो यही बात है कि जब शपथ ग्रहण होता है उस समय अध्यक्ष नियुक्त नहीं किए हुए होते। अगर अध्यक्ष होते तो फिर प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की आवश्यकता क्यों होती? तो क्लियर रखिएगा बात। आपसे पूछा भी जा सकता है कि क्या लोकसभा के अध्यक्ष को भी प्रोटेम स्पीकर या फिर अस्थायी अध्यक्ष, प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष भी बोलते हैं ना, तो लोकसभा के अध्यक्ष को अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के द्वारा ही शपथ दिलाई जाती है? बिल्कुल दिलाई जाती है। क्लियर रखिएगा ये बात। अब हम देखते हैं राष्ट्रपति का अभिभाषण। आपने कई बार शब्द सुना होगा, अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हैं, थोड़े अवेयर हैं, जागरूक रहते हैं कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, अभिभाषण आप कह सकते हैं एक ऑफिशियल काम, ऑफिशियल यानी कि बहुत इम्पोर्टेंट सूचना जो किसी राष्ट्र के अध्यक्ष के द्वारा दी जाती है। देखते नहीं थे पहले, अगर किसी राजा को कोई सूचना देनी है तो सब लोग सारा कार्य छोड़कर पहले उस सूचना पर ध्यान देते थे। बहुत इम्पोर्टेंट होती थी वो सूचना। जो भी बात करनी है राजा को अपनी प्रजा से, तो यही बात है यहाँ पर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, हमारे देश के प्रमुख हैं वो, और उनका अभिभाषण, तो इसीलिए उसको अभिभाषण कहा है, राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा दिया गया भाषण। तो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण नए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा शपथ लेने के बाद तथा अध्यक्ष को चुन लेने के बाद, क्या कहा गया है, जो नए निर्वाचित सांसद हैं, जो सांसद चुने गए हैं, वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के भी हों, तो क्लियर रखिएगा बात, क्योंकि संयुक्त बैठकें होती है, दोनों सदन होते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा तो नहीं चुनी जाती है बिल्कुल, वो 5 साल में, परंतु राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आ जाते हैं। तो क्या कहा गया है यहाँ पर कि नए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा शपथ लेने के बाद तथा अध्यक्ष को चुन लेने के बाद, कहाँ किसकी बात की जा रही है? लोकसभा की बात की जा रही है कि अध्यक्ष को चुन लेने के बाद राष्ट्रपति जी संसद के सेंट्रल हॉल, कहाँ? सेंट्रल हॉल में। आपसे पूछा भी जा सकता है। देखिए, हम पॉलिटी तो पढ़ लेते हैं, आर्टिकल्स भी पढ़ लेंगे, संविधान के बारे में जानकारी ले लेंगे कि ये चीज़ है ऐसे, और संविधान भी, हाँ, निर्वाचन इस चीज़ बारे में बात की गई है, राष्ट्रपति जी के बारे में इस आर्टिकल के बारे में बात की गई है, महाभियोग के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है, परंतु उसको बहुत क्लियर तरीके से की बात कही क्या गई है। देखिए, जो भी जिसका भी सिलेक्शन होता है ना, सच मानिए वो ना एक एक लाइन को बहुत ईमानदारी से पढ़ता है, देखता है कि वो कह क्या रहा है। और जो ऊपर ऊपर से जल्दबाजी में पढ़ते हैं ना, आसानी के चक्कर में,
कि बस ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, इसे छोड़ दो, ये समझ में आ रही, हाँ इस लेक्चर में बहुत आराम से बड़े बड़े शब्द नहीं है, इसमें बहुत आराम से समझाई जा रही है तो इसे पढ़ लो। अरे वहाँ पर इतना बड़े चीज़ें हैं, जो बैठे हैं, जो एग्जामिनर में बहुत एक्सपीरियंस है, वो देख के भी पहचान सकते हैं कि कौन सा बच्चा कितना पढ़ने वाला है। इंटरव्यू में क्या होता है, वो सब पर्सनालिटी कितना जान पाएंगे आधा घंटे में, आपको 1 घंटे में कितना जान पाएंगे, परंतु वो क्या देखते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व, वो इस तरीके से आपके बोल चालने से, आपके एंटर करने के तरीके से, जिस रूम में इंटरव्यू चल रहा है उसमें एंटर करने के तरीके से ही बहुत कुछ भांप जाते हैं, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं ऊपर से कि ये आर्टिकल इससे संबंधित है, ये आर्टिकल इससे संबंधित है, राष्ट्रपति जी के महअभियोग से ये संबंधित है, मौलिक अधिकार इसमें, परंतु उन आर्टिकल के अंदर क्या बात की गई है वो नहीं पढ़ पाते। और जो सिलेक्टेड बच्चा है ना, उससे पूछेगा रियलिटी में उसने तैयारी कैसे की है। जो भी पढ़ता है बहुत शांत मन से और एक एक शब्द का अर्थ समझ कर पढ़ता है, क्योंकि क्या पता कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कहाँ होता है। हम पॉलिटी पढ़ लेते हैं, पूरी पॉलिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी संसद से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन अगर हमारे सामने आ जाएं तो वो छूट जाते हैं, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ संसद के बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सरकार सारा कार्य संसद के द्वारा, संसद ही तो सरकार होती है, वही मंत्री होते हैं, संसद ही बनते हैं सबसे पहले, उसके बाद ही मंत्री पोस्ट मिलती है। तो संसद एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह, एक बहुत देश का कहते हैं ना, जैसे जिस तरीके से धर्म में मंदिर होते हैं, इसी तरीके से देश के लिए संसद भवन बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण, जिसमें देश का भविष्य निर्धारित होता है, नीतियों का निर्धारण होता है, हमारा और आपका भविष्य, क्योंकि बिल्कुल हम देश में रहते हैं तो हमारा भविष्य भी तो देश से जुड़ा हुआ है। देश तरक्की करेगा, हम भी तरक्की करेंगे, तो बहुत ज़रूरी है। और आप IAS भी बन जाते हैं, जो भी पोस्ट लेते हैं, प्रशासन में ही तो जाएंगे, प्रशासन में पोस्ट ले रहे हैं, तो अगर आपका प्रमोशन होता है तो सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, सचिव बनते हैं, महासचिव बनते हैं, कैबिनेट में जाते हैं, किसी मंत्रालय में। तो ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ नीतियां बनाते हैं, परंतु कार्य कौन करता है, प्रशासन ही तो कार्य करता है। प्रशासन कौन होता है, ऑफिसर्स होते हैं, IAS ऑफिसर हो गए, जो भी सारे ये सिलेक्टेड, ये UPSC के थ्रू सिलेक्टेड होंगे, कुछ SSC के थ्रू सिलेक्टेड होंगे, तो ये यही होते हैं प्रशासन में। तो पता होना बहुत आवश्यक है इसके बारे में। पॉलिटी पढ़ने के साथ साथ ये पढ़ना भी बहुत आवश्यक है, अगर आपको रियलिटी में UPSC क्लियर करना है तो नए निर्वाचित सदस्यों के द्वारा शपथ लेने के बाद या तथा अध्यक्ष को चुन लेने के बाद, क्या बात की गई है कि शपथ लेने के बाद और अध्यक्ष को चुन लेने के बाद राष्ट्रपति जी हमारे प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जी क्लियर रखेगा, कौन देता है अभिभाषण, ये याद रखिएगा, राष्ट्रपति जी देते हैं। और देते कहाँ हैं, सेंट्रल हॉल में, संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। संसद भवन में अलग अलग जगह हैं, जैसे सेंट्रल भवन हॉल हो गया, पुस्तकालय हो गया, संसदीय पुस्तकालय। देश की दूसरी सबसे बड़ी लाइब्रेरी संसद भवन में ही है। तो सेंट्रल हॉल में देखिए, राज्यसभा का सत्र चलता है, लोकसभा का सत्र चलता है, अपने अपने कक्ष में चलता है, परंतु अभिभाषण जो होता है वो संयुक्त रूप से होता है। तो वो कहाँ होता है, सेंट्रल हॉल में। कहाँ होता है, सेंट्रल हॉल में होता है। और आपको बताऊं, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, पूछा तो नहीं जाता, शायद पूछ भी ले या हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले। सेंट्रल हॉल में जो पंखे हैं वो आज भी उल्टे लगे हुए हैं, उल्टे पंखे। जैसे आप नॉर्मल अगर फ़ैन लगे होते हैं वहाँ दीवार में लगे होते हैं ऊपर की तरफ, इस तरीके से ऐसे फ़ैन में वो लगा होता है, फ़ैन यहाँ नीचे चल रहा होता है, इस तरीके से फ़ैन लगे होते हैं ना, ऐसे ऊपर से ऐसे हैंडल सा लगा होता है, फिर उसमें नीचे इस तरीके से फ़ैन चल रहा होता है ना। तो ये हो गया सीधा, परंतु सेंट्रल हॉल में कैसे लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे इस तरीके से ये है, और ऊपर ऐसे फ़ैन चल रहा है, ऐसे बहुत नीचे लंबे सा स्टैंड है और ऊपर ऐसे पंखा। मतलब दीवार में जो ऊपर हमारी वॉल होती है, दीवार, छत वाली दीवार, उसमें पंखे नहीं लगे हुए हैं, उल्टे ज़मीन से पंखे ऐसे लगे हुए हैं ऊपर, ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं, ऐसे चलते हैं ना नॉर्मल पंखे घर में लगाते हो आप, छत वाले रूफ फैन,
ऐसे चलते हैं, परंतु सेंट्रल हॉल के पंखे ऐसे चलते हैं, उल्टे पंखे लगे हुए हैं और वो आज भी उल्टे ही हैं। और वो उल्टे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपनी ऐतिहासिकता को बनाए रखना चाहते हैं। और सेंट्रल हॉल में जब बैठते हैं, मैंने जब आपको पार्लियामेंट की सीरीज में ये बात बताई है, एक अलग सी फील आती है देश की एकता की। अगर जो लोग कुछ अलग अलग भी दिमाग में सोच के आते हैं ना, जब वो उस भवन में जाते हैं सेंट्रल हॉल में, तो कहीं ना कहीं उनमें एकता की भावना आ जाती है, देश के प्रति एक अलग ही चीज़ें उमड़ के आ जाती हैं। होती है ना कई बार कि हाँ, मैं मंदिर में जाता हूँ ना तो मुझे बड़ी शांति से महसूस होती है, ऐसा अच्छा लगता है। तो सेंट्रल हॉल में इतनी ऐतिहासिकता है, इतनी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी वहाँ की आप हवा कह सकते हैं, आबो हवा कि जो सांसद है, जो वहाँ सदस्य बैठे हैं, अगर किसी भी सोच से आए हो, किसी भी विचार से आए हो, अलग अलग अपने तर्क रखते हैं, भाई अलग अलग सोच के इंसान हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, परंतु जब वो वहाँ जाते हैं ना तो कहीं कहीं एकता का भाव जो होता है वो उमड़ पड़ता है। देश के बारे में ज़्यादा पहले सोचने लगते हैं, फिर अपने जो राज्य वगैरह के हित हैं उसको थोड़ा नीचे रख के सर्वप्रथम देश का हित ले आते हैं। ये भी बात है और बताई भी ने मैंने आपको जब पार्लियामेंट ही पढ़ाई है इसी सीरीज़ में। तो राष्ट्रपति जी संसद के सेंट्रल हॉल में एक साथ संवेद संसद के दोनों संवेद अर्थात संयुक्त साथ में संवेद संसद के दोनों सदनों के समक्ष अभिभाषण करते हैं। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। बहुत बार बता चुके, आपको याद भी हो गया होगा अगर आप फॉलो कर रहे हैं शुरू से सीरीज। राष्ट्रपति जी वर्ष के प्रारंभ में भी एक साथ संयुक्त रूप से दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करते हैं। तो अभिभाषण राष्ट्रपति जी तब भी करते हैं जब नई लोकसभा का गठन होता है और जब साल की शुरुआत होती है। साल की शुरुआत होती है। प्रत्येक साल की शुरुआत में भी राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है, वो भी संयुक्त दोनों सदनों के सामने संयुक्त रूप से बैठकर सेंट्रल हॉल में ही। क्लियर रखिएगा। अब आप एक बात बताइए, वैसे तो आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं 1 जनवरी को, 1 जनवरी को न्यू ईयर, परंतु हमारे देश का नया साल कब शुरू होता है बताइएगा आप। आपके लिए होमवर्क है। आपसे अभी बात कही ना यहाँ पर कि राष्ट्रपति जी वर्ष के प्रारंभ में भी एक साथ संयुक्त रूप से दोनों सदनों के सामने अभिभाषण करते हैं, तो हमारे देश का नववर्ष कब शुरू होता है बताइएगा। होमवर्क है, जाके अभी चेक कीजिएगा, पता होना चाहिए। जब राष्ट्रपति अभिभाषण के लिए संसद भवन पहुंचते हैं तब गेट पर लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, संसदीय कार्य मंत्री तथा दोनों सदनों के महासचिव उनका स्वागत करते हैं। राष्ट्रपति जी का यह अभिभाषण बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्या बात कही गई है? आपने पुराने समय में देखा था कि जब जो राजा होते थे एंट्री करते थे, वहाँ पे जितने भी लोग इकट्ठे होते थे वो सब अपनी सीट से खड़े हो जाते थे उनके स्वागत के लिए। तो ये पद भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि देश का सर्वप्रमुख पद है। अब जो देश का सर्वप्रमुख पद है, इतना गरिमामय पद है राष्ट्रपति जी का, जब वो एंट्री करेंगे तो उनके स्वागत में भी तो चीज़ें होंगी। तो क्या कहा गया है कि वो जब राष्ट्रपति जी एंट्री करते हैं ना, बहुत अच्छी बग्घी हो है, राष्ट्रपति जी बग्घी में आते हैं, आज भी ऐसा नहीं है गाड़ी से एंट्री करते हैं, बग्घी में आते हैं। बहुत साजो सजावट होती है, रेड कलर का कारपेट बिछा होता है जिससे चलकर वो अंदर जाते हैं। तो बग्घी में एंट्री करते हैं राष्ट्रपति जी। क्लियर रखिएगा, गाड़ी से नहीं आते हैं, बग्घी में एंट्री करते हैं। बग्घी में एंट्री करते हैं, रेड कलर का कारपेट बिछा होता है, कालीन जिसे आप बोल सकते हैं, रेड कलर की बिछी होती है क्योंकि राजशाही है ना, तो रेड कलर की कालीन। पूछा भी जा सकता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। रेड कलर की कालीन बिछी होती है, कारपेट रेड कलर का होता है जिस पर चलकर राष्ट्रपति जी अंदर जाते हैं और उनके स्वागत में जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, वो साथ ही साथ जो भी अन्य कार्य मंत्री थे, जो भी संसद के अन्य मंत्री हैं, वो सब, और दोनों सदनों के अर्थात लोकसभा के महासचिव और राज्यसभा के महासचिव सभी उनके स्वागत के लिए एकत्रित होते हैं गेट पर और फिर गेट से उनको अंदर ले जाते हैं। आपने पुराने समय में देखा भी होगा ये सब चीज़, जब राजा एंट्री करते थे सब खड़े हो जाते थे उनके स्वागत में। तो कुछ ऐसा ही आप देख सकते हैं हमारे देश में भी, क्योंकि हमारे देश में बेशक आधुनिकता कितनी भी आ गई है परंतु अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए
चीज़ें की गई हैं। जैसे सेंट्रल हॉल में पंखे भी उल्टे हैं, तो क्यों उल्टे हैं? क्योंकि हमारी ऐतिहासिकता बनी रहे। और एक और फैक्चुअल क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में जब अगर आपने टीवी में लोकसभा और राज्यसभा का चैनल आता है, आप आज ही जाइएगा, अगर आपने नहीं देखा, जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ उसके बाद चेक ज़रूर कीजिएगा। राज्यसभा टीवी पर जाकर और लोकसभा टीवी पर जाकर लोकसभा की कार्यवाही डालेंगे या सत्र डालेंगे, तो अगर यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं आप, बिल्कुल। आप राज्यसभा में जो कारपेट बिछा होता है वो रेड कलर का होता है, लाल रंग का, और जो लोकसभा में बिछा होता है कारपेट नीचे जहाँ पे लोकसभा चलती है, वो हरे रंग का होता है, ग्रीन कलर का। ये होता क्यों है? क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो निम्न सदन, यानी कि कोई भी लोकसभा के लिए चुनाव लड़ सकता है, चाहे वो एक किसान ही क्यों ना हो, तो वो ज़मीन से जुड़े, माना गया है कि ये जो लोग होते हैं ज़मीन से जुड़े होते हैं, इसलिए ग्रीन कलर दिया है। क्योंकि आम सदन है, आम जनता का सदन, कोई भी जा सकता है। कहते हैं ना, इतना एटीट्यूड नहीं है उनमें, लोग बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं, आज ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आम सदन है, तो इसलिए वहाँ पर ग्रीन कलर दिया गया है सॉरी, ग्रीन कलर दिया गया है। ओके। और लोग जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो अनुभवी होते हैं अपने क्षेत्र के। आप देखते हैं वो आम सदन नहीं है, उनमें हम और आप वोट देने नहीं जाते उनके लिए, उनकी चुनने की प्रक्रिया भी अलग है। तो कहते हैं उनको कहीं ना कहीं कहा जाता है कि राजशाही, क्योंकि वो एजुकेटेड होते हैं, किसी न किसी क्षेत्र से विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। हर कोई लोकसभा में राज्यसभा में नहीं जा सकता चुनाव लड़के, परंतु लोकसभा में कोई भी जा सकता है, एक किसान भी चुनाव लड़ सकता है। तो ज़मीन से जुड़े हैं लोकल लोग, आम लोग, हम सब, आप सब, कोई भी चुनाव आप लड़ना चाहें तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। तो इसलिए वहाँ ग्रीन कलर, ग्रीनरी, हरियाली खेतों में होती है ना, तो वही चीज़ कि हाँ, आम जनता, लोगों से जुड़ाव, आम सदन, लोगों से जुड़ा हुआ सदन, इसलिए वहाँ ग्रीन है। और यहाँ पर कि हाँ भाई, राजशाही, बड़े बड़े स्तर से एटीट्यूड, कहते नहीं भाई बहुत पढ़ा लिखा है, अपने क्षेत्र में एक्सपीरियंस है, तो इस कारण से वहाँ पर जो वरिष्ठ, हाँ भाई बहुत अच्छे लोग, एक्सपीरियंस लोग, बड़े लोग, इस तरीके के लोग, इस कारण वहाँ पर रेड कलर है। और दूसरा कारण ये है कि लाल रंग स्वतंत्रता सेनानियों से भी संबंधित था, देश की आज़ादी से भी संबंध था। तो दो कारण हैं राज्यसभा में लाल रंग के कारपेट को बिछाए जाने के। क्लियर? फैक्चुअल क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए भाई, नॉलेज होनी चाहिए, क्या पता इंटरव्यू में क्या पूछ ले, क्या ना पूछे। और अगर आपका पॉलिटी ऑप्शनल है तो चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। फिर यही बताया मैंने आपको, यही बताया कि लोग जब राष्ट्रपति जी अभिभाषण के लिए आते हैं, बग्घी में आते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं, फिर लाल रंग की कालीन से सुसज्जित मार्ग द्वारा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ले जाया जाता है। आपको पता होना चाहिए, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ। अगर आप चुनाव भी लड़ते हैं आगे चलकर, तो आपको पता होनी चाहिए ना किस तरीके से कार्य होते हैं। नहीं भी लड़ते तो जानकारी तो बिल्कुल होनी चाहिए, इलेक्शन लड़ें या ना लड़ें, चुनाव में खड़े हो या ना खड़े हो। आप अगर यूपीएससी दे रहे हैं या कोई भी प्रशासन में जाना चाहते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से कार्य होता है हमारे देश के संसद भवन में, इतनी इम्पोर्टेंट संस्था है। सर्वप्रथम राष्ट्रगान होता है जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से पहले, ऐसा नहीं है सीधे गए वहाँ पर अभिभाषण शुरू हो गया, नहीं, सब सर्वप्रथम क्या होगा, राष्ट्रगान होता है, नेशनल एंथम। पता होना चाहिए, इस बात को पूछा भी जा सकते हैं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण से पहले राष्ट्रगान होता है, तो बिल्कुल होता है। सर्वप्रथम राष्ट्रगान होता है, फिर राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है। इस अभिभाषण में आगे आने वाले वर्ष की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण होता है तथा बीते वर्ष की, जो वर्ष पहले बीत गया सॉरी, गले में थोड़ा सा कहते हैं ना खिच चलिए, हम क्या देख रहे हैं कि अभिभाषण के बारे में बात की गई है और अभिभाषण में क्या बातें होती हैं। अभिभाषण में जो आगे आने वाला वर्ष है, आगे आने वाला साल है, उनमें जो नीतियां लागू होंगी, जो कार्यक्रम होंगे, उनकी जानकारी दी जाती है। साथ ही साथ जो साल बीत गया उसमें कार्य कैसा रहा, सरकार ने क्या क्या कार्य किया, सरकार की क्या क्या उपलब्धि रही, उन बातों को बताया जाता है इस अभिभाषण में। और ये जो अभिभाषण है वो सरकार के द्वारा ही तय किया जाता है।
राष्ट्रपति जी तो सिर्फ पढ़ते हैं। जो अभिभाषण तैयार किया जाता है वो राष्ट्रपति जी के द्वारा ही तैयार किया जाता है। तो ये बात याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो अभिभाषण होता है इसमें सरकार की नीतियों, कार्य, उनके जो आगे आने वाली नीतियां हैं, कार्य हैं, साथ ही साथ जो भी उनकी रणनीति है उसके बारे में ही तो चर्चा परिचर्चा होती है। तो इसकी जानकारी सरकार खुद ही तो देगी। तो सरकार ही ये पूरा तैयार करती है अभिभाषण। आपसे पूछा जा सकता है ये बात। क्या कहा गया है? इस अभिभाषण में आगे आने वाले वर्ष की नीतियों एवं कार्यक्रमों का विवरण होता है तथा बीते पहले वर्ष की सरकार की गतिविधियों तथा सफलताओं की समीक्षा दी जाती है। और लिखा भी है ये ब्रैकेट में मैंने कि सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। अब उपलब्धि बताई जाएगी। सरकार अपना भाषण, कोई आप अपने लिए कोई चीज़ आपसे बोलें, बहुत कम लोग हैं जो अगर उनसे कहा जाए कि आप अपने बारे में बोलें तो आप अपनी गलतियाँ भी बोलेंगे, आप सिर्फ अच्छा ही बोलेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि सभी लोग ऐसा बोलेंगे, परंतु 95% तो सिर्फ अपने बारे में अच्छा बोलेंगे, कमियां बताएंगे ही नहीं। तो यही बात कही जा रही है। क्या कहा गया है कि सरकार की तथा बीते वर्ष की सरकार की गतिविधियों तथा सफलताओं की भी समीक्षा की जाती है इस अभिभाषण में। तो पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जी जो अभिभाषण देते हैं क्या वो सरकार के द्वारा तैयार किया जाता है? बिल्कुल तैयार किया जाता है। साथ ही साथ होता क्या है उसमें, जो सरकार की आगे आने वाली नीतियां हैं, कार्य हैं, क्या करना है उनको, उसका पूरा विवरण उसके बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ जो साल बीत चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना प्रत्येक साल के शुरू में भी अभिभाषण होता है, तो जो साल बीत चुका है उसमें जो कार्य किए सरकार ने, उनकी सफलताओं के बारे में भी बात की जाती है कि किस तरीके की सरकार रही।